हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। तो हमने अभी तक एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के 2 वीडियोस कर लिए थे, 2 हमने उसके पार्ट्स बना लिए थे। तो उनके बाद अब हम जो नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं उसमें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? Oxides of metal which have both acidic as well as basic behavior are known as amphoteric oxide। मेटल के वो वाले ऑक्साइड जिसका एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर होता है, ये जो मेटल होते हैं ये एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और सॉल्ट और वाटर बना सकते हैं। तो कुछ एक एग्जाम्पल जो इसके हैं वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एम्फोटेरिक नेचर का होता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व्स इन एल्कलीज एंड रिएक्ट विद एसिड। देखो अब इसमें आपको 2 रिएक्शन दिख रही होंगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एक बार NaOH के साथ और दूसरी बार HCl के साथ। अब आपको सबको पता है NaOH बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ जब हम बेस के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड यहाँ पे किसकी तरह रिएक्ट करता है? एक एसिड की तरह, और क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो आप ध्यान से देखिए रिएक्शन क्या है। Al2O3 प्लस NaOH, ये दोनों एसिड और बेस का काम करके क्या बना के देंगे आपको? सॉल्ट एंड वाटर। तो NaAlO2 मीन्स सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये आपका प्रोडक्ट होगा जो कि एक सॉल्ट है और उसके साथ क्या रिलीज हो रहा है? वाटर। और सिमिलरली नीचे आपको एक और रिएक्शन दिख रही होगी जिसमें NaOH की जगह रिप्लेस करके क्या ले लिया गया? HCl। अब देखिए HCl हमें पता है एक एसिड है, तो Al2O3 यहाँ पे किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। तो जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं, आपको सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर देता है। तो यहाँ सॉल्ट क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और वाटर साथ में रिलीज हो जाता है। तो ये बैलेंसिंग भी आपको ध्यान रखनी है। जितने इसने बैलेंसिंग के लिए 2, 3, 6 जो भी इसने लगाया है ये आपको पता ही है, ऑलरेडी आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर सब कर चुके हो, तो ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड एसिड और बेस की तरह कैसे रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट और वाटर बना रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। What do all acids and bases have in common? अब देखिए हर एसिड की मैं बात करूं और बेसिस की अलग बात करूं, तो एसिड्स के अंदर सबके अंदर ऐसा क्या कॉमन है जिसकी वजह से वो सब एसिड्स होते हैं, और बेसिस में ऐसा क्या कॉमन है जिसकी वजह से वो बेसिस कहलाते हैं। तो हमें बहुत सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है कि सभी एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस होते हैं और इन्हीं H पॉजिटिव आयंस की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऑल एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयंस, दीज H पॉजिटिव आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ आपको नीचे 2 रिएक्शंस दिए मैंने लिख के। अब देखिए HCl है, जब वो ब्रेक हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हुआ, इट मीन्स H पॉजिटिव आयन उसके अंदर है तो वो एसिडिक है। सिमिलरली नीचे आपको इथेनोइक एसिड दिख रहा होगा CH3COOH। CH3COOH जब ब्रेक हुआ तो वो भी किस में ब्रेक हुआ? H पॉजिटिव अलग हो गया एंड CH3COO नेगेटिव अलग हो गया। तो इसमें भी H पॉजिटिव आयंस दिख रहे हैं आपको। तो ये दोनों क्या हैं? एसिड्स हैं। इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसकी वजह से आई हैं? H पॉजिटिव आयंस की वजह से आई हैं। अब ये बात अलग है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, इसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो यहीं अगर आप देखें दूसरी साइड मैंने बेसिस के बारे में भी बताया आपको। तो बेसिस में क्या है? OH नेगेटिव आयंस हैं जो कि कॉमन होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो OH नेगेटिव आयंस की हैं वो बेसिक हैं। इसी वजह से बेसिस जो हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ उनके पास आ जाती हैं। तो NaOH जब ब्रेक होता है तो वो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक होता है। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो लिया मैंने तो वो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक करके दिखा दिया। तो दोनों में आपको OH नेगेटिव आयंस दिख रहे होंगे। तो ये दोनों जो मैंने आपको सामने बताए हैं ये आपको जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे और साथ में आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर, मतलब जब एसिड वाटर के अंदर जाता है और बेस वाटर के अंदर जाता है तो क्या होता है? वैसे तो सबको पता है, बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जो एसिड्स होते हैं उसमें H पॉजिटिव आयन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको 2 मैंने आपको एसिड्स के बीच में एग्जाम्पल लिख के दिखाए हैं कि H पॉजिटिव के साथ वाटर रखा, मतलब कोई एसिड ले ली और उसको वाटर में डाल दिया हमने या वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया हमने।
तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि H पॉजिटिव H2O के साथ जुड़ के क्या बना देता है, H3O पॉजिटिव आयंस, मीन्स हाइड्रोनियम आयंस। और इसी तरह से अगर आप देखें ध्यान से, तो नीचे मैंने H पॉजिटिव की जगह पे एसिड का एग्जाम्पल ही लेके दिखा दिया, HCl। तो ये भी वही चीज़ हो गई कि HCl है तो उसका जो HCl में से H पॉजिटिव पार्ट है वो H2O के साथ जुड़ के H3O पॉजिटिव बना रहा है और Cl नेगेटिव अलग निकल गए हैं। तो इसका आपको ये ध्यान रखना है कि एसिड्स में जो H पॉजिटिव है वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो H3O पॉजिटिव की फॉर्म में, मीन्स हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब बेसिस की बात करें तो बेसिस के अंदर जब आपको सीधी सी बात याद रखनी है, जब भी इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये OH नेगेटिव आयंस आपको दे देते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, और ये आपको जस्ट एक जनरल इसकी बात पता होनी चाहिए कि इसका ये रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब स्ट्रेंथ का मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, तो आपको कोई एसिड का एग्जाम्पल देख के कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जो एसिड है जिसमें कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रही है, मतलब उसके जो आयंस हैं वो कंप्लीटली टूट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो CH3COOH का ऊपर आपने एग्जाम्पल देखा था और HCl का एग्जाम्पल देखा था, तो मैं HCl की अगर बात करूं तो HCl पूरी तरह से H पॉजिटिव आयंस बाहर निकाल देता है और Cl नेगेटिव आयंस अलग हो जाते हैं, लेकिन CH3COO नेगेटिव अलग होता है और H पॉजिटिव अलग हो जाता है। तो CH3COOH के अंदर जो CH3, मतलब और भी आपको CH3 यहाँ भी दिख रहे हैं, वो डिसोसिएट होकर बाहर क्यों नहीं आए? क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन वीक एसिड्स के अंदर नहीं होती है। तो अब मैं आपको ये पढ़कर दिखा रही, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको इसी तरह से रीज़न को लिख के दिखाना है अगर ये क्वेश्चन आ जाए। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो अभी जो एग्ज़ाम्स हुए थे 10th क्लास के, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया भी था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं। तो आपका रीज़न क्या होगा इसका? द एसिड्स इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। वो वाले एसिड जिसमें कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, कंप्लीटली आयन टूट के अलग अलग हो जाते हैं, मीन्स H पॉजिटिव आयन पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। तो इन मिनरल एसिड, जो मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, अगर स्किन पे गिर जाएंगे तो वो पूरी तरह से स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का रीज़न क्या है इसका स्ट्रॉन्ग होने का? क्योंकि इसमें जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये भी इसका रीज़न हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब मैंने इसके बाद आपको क्या लिख के बताया कि इनऑर्गेनिक एसिड, जो इनऑर्गेनिक एसिड होती हैं, हाइड्रोजन आयंस डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली सो दे आर वीक एसिड। उसमें जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो पूरी तरह से टूटते नहीं हैं, इसी वजह से वो क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो सिमिलरली अगर बेसिस की बात की जाए तो बेसिस में भी मैं वही बात बोलूँगी कि जो कम्प्लीटली डिसोसिएशन शो करेंगे, किसकी? हाइड्रोक्साइड आयन की, मीन्स OH नेगेटिव आयंस की, तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। तो ये आपका बहुत आसान सा रीज़न है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी तक आपने इंडिकेटर्स पीछे टॉपिक जो पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि मैं लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं, हम फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमें ये पता करना हो कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है ना, कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो इसके लिए आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर हेल्प करता है। तो मैंने आपको बिल्कुल आसानी से छोटी सी बात सीधी सीधी बता दी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें ये तो बताता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, लेकिन ये भी बता देता है कि वो स्ट्रेंथ उसकी क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो आपको पीएच पेपर भी टीचर्स ने दिखाया होगा, या फिर अगर नहीं भी दिखाया तो अब आपको 10th क्लास में जब इसके प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे, मैंने आपके लिए एक पिक्चर नीचे लगा दी है पीएच पेपर की, पीएच स्ट्रिप की, सॉरी। तो ये जो पीएच स्ट्रिप में आपको सारे डिफरेंट कलर्स जो आपको दिख रहे हैं, और साइड पे मैंने आपको एक बॉटल दिखाई है, वो क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन को जिस भी चीज़ को आप चेक कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2-3 तरह के केमिकल्स रखे हैं सामने टेस्ट ट्यूब में। अब
देख के थोड़ा ना बता सकते हैं, ना ही आप उसको पी के बता सकते हैं कि क्या चीज़ है, एसिड है, खट्टा है, या फिर बिटर है, बेस है। तो नहीं, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। हम हर चीज़ को टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते। तो इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की आपको बस उसमें कुछ ड्रॉप्स डालनी होती है। जब उसका कलर बदल जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, आपको उसको इस पीएच स्ट्रिप के साथ मैच करना है। जिस भी कलर का वो होगा, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है, और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है। तो ये आप अब इसको रीड कर रही हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिए इस बात को। क्या लिखा मैंने? यूजिंग अ लिटमस पेपर और फिनोफ्थलीन एट्सेट्रा, मतलब लिटमस पेपर या फिनोफ्थलीन वगैरह कुछ भी हम यूज़ करेंगे तो ओनली एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड। हम सिर्फ क्या देख सकते हैं कि वो चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, बट नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। लेकिन हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि वो जो एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर वो जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। सो बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन गेट द स्ट्रेंथ एज वेल एज नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को, तो हमें हर चीज़ पता चल जाती है कि उसका नेचर क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये आपको ध्यान से स्ट्रिप को देखना है। आप देखेंगे 7 पे न्यूट्रल लिखा है। इट मीन्स जो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, ठीक है। जैसे कि वाटर, ठीक है, वाटर न्यूट्रल होता है, उसका हमेशा 7 पॉइंट पे आपको दिखेगा वाटर की जब भी आप टेस्टिंग करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊँ, 7 के लेफ़्ट साइड से और देखूं तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब जो पीएच चल रहे हैं, यहाँ से स्लाइटली एसिड से वेरी मच स्ट्रॉन्ग एसिड से वो बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स लेफ़्ट से राइट, अगर हम लेफ़्ट से देखते जाएं तो स्लाइटली एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 1 पे होता है, फिर 2 पे कम हो जाता है, 3 पे और कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से 7 से राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले जो 8 नंबर पे है वो कम बेस का होगा, मतलब कम बेसिक नेचर का होगा उसका, और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आप तो वो क्या होता जाता है? स्ट्रॉन्ग नेचर का होता जाता है। तो ये दोनों तरफ एक ही तरह का सिस्टम है, बस आपको ये ध्यान रखना है। 7 से 6 पे जाएंगे तो थोड़ी सी एसिडिक स्ट्रेंथ शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ऐसे ही 7 से 8 पे जाएंगे तो थोड़ा सा बेसिक नेचर बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ होता है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ? अब इस पे बहुत तरह से क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया, आपको किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो अब पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है, इम्पॉर्टेंस क्या है पीएच की एवरीडे लाइफ में? तो इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सबको पता है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, वो डाइजेशन जो है वो स्टमक के अंदर HCl, डाइल्यूट HCl जो होता है वो बहुत हेल्प करता है उसके अंदर, राइट। सो डाइल्यूट HCl हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक। एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉजेज एसिडिटी। अब देखो, जैसे बहुत ज़्यादा खा लें के शौकीन वाले जो बच्चे बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो फिर उनको एसिडिटी भी हो जाती है ना। एसिडिटी को हम इनडाइजेशन भी कह सकते हैं, अभी हमने पाचन शक्ति से ज़्यादा खा लिया, ठीक है। अब क्या होगा? वहाँ एक्सेस एसिड बन जाएगी। अब एक्सेस एसिड को रिमूव करने की दवाई भी होती है, इनो पीते हैं हम, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? इनको आप एंटासिड्स बोलते हैं। तो एंटासिड्स क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। एंट एसिड मीन्स एसिड का उल्टा, एसिड का ऑपोजिट। तो यहाँ पे एंटासिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और आप ले सकते हैं बेकिंग सोडा या फिर जिसका दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? जब बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो इनडाइजेशन को हटाने के लिए हमें इनो लेना पड़ता है या फिर कोई भी एंटासिड दवाई या कोई लेनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, जो एसिड बन रही थी उस पर बेस ने अटैक किया और उसको न्यूट्रल कर दिया। तो हमारी बॉडी में जो ज़्यादा एसिड बन रही थी वो बेस उसको कट कर देता है। तो आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच ऑफ 7 to 7.8। अब ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग होती है प्रॉपर, वो ज़्यादा एसिडिक नेचर में भी नहीं हो सकती और ज़्यादा बेसिक नेचर में भी नहीं हो सकती। तो वो न्यूट्रल 7
से लेके 7.8, मतलब पूरा 8 पर भी नहीं पहुंचा है, देखिए। ठीक है, तो इतना हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो अगर पीएच होगा तो वो वर्क करता है प्रॉपरली। तो मैंने आपको यहाँ पे नीचे पिक्चर्स दिखाई हैं कि जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो एसिड के कंटेंट्स दिख रहे हैं स्टमक में बहुत ज़्यादा, वो डार्क कलर में दिखा रखे हैं आपको। मेडिकेशन के एंटर होते ही वो लाइट कलर का होके उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल। और साइड पे मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स कोई एंटासिड जो दवाई होती है वो फोटो लगा दी है, लेकिन आप इनो का भी यूज़ कर सकते हैं, इनो इज़ ऑल्सो बेसिक। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका पीएच की इंपॉर्टेंस एवरीडे लाइफ में क्या है, टूथ डीके कॉज्ड बाय एसिड्स। दांतों में जो ये कीड़ा लग जाता है, अब ये तो भाई बहुत सारे बच्चों के लगता है, मेरे खुद के लग गया था, अभी थोड़े दिन पहले मैं गई भी थी। तो अब इसमें क्या है यार, मीठा तो सब खाते हैं, शौक सबको शौक होता है, लेकिन अब ज़्यादा मीठा जब खाएंगे तो क्या होगा, तो अब ध्यान से सुनिए क्या होगा। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड। देखा ध्यान से, जो माउथ के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है ना आपकी, वो जब भी हम शुगर खाते हैं तो वो उस शुगर को धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। When the pH of acid formed in mouth falls below 5.5, और जब हमारी माउथ का जो pH है वो 5.5 से कम हो जाए। अब आप देखिए 5.5 मीन्स माइल्ड एसिडिक अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है, लेकिन 5.5 से नीचे जब जाएंगे मीन्स 4, 3, 2, 1, तो कितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होने लग गई। अब क्या होगा, अब आपको पता है एसिड तो बड़ी बड़ी चीज़ों को ख़राब कर सकता है, तो हमारे माउथ में अगर एसिड बन जाएगा तो क्या होगा, टूथ डीके, मतलब दांतों पे अटैक होगा उसका, तो वहाँ पे टूथ डीके होना शुरू हो जाएगा। तो टूथ डिकेइंग स्टार्ट्स। द एक्सेस एसिड कैन बी रिमूव्ड बाय क्लीनिंग टीथ विद गुड क्वालिटी टूथपेस्ट बिकॉज दीज काइंड ऑफ टूथपेस्ट आर एल्कलिन इन नेचर। अब हमें पता है एसिडिक अगर मुंह के अंदर एसिड बन रहा है तो बेसिक जो टूथपेस्ट है वो यूज़ करना होगा हमें। अब देखिए ध्यान से, आपको मैंने लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर फॉर्म में समझाया डेंटल डीके प्रोसेस। ये एक जो मॉन्स्टर जर्म दिखा रखा है, ये बैक्टीरिया है जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है, और प्लस में तुम्हारी सारी फेवरेट चीज़ें बना दी मैंने जो तुम खाते हो, है ना, पिज़्ज़ा, स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक, एवरीथिंग। अब ये दोनों जब मिले क्या बना, एसिड बना। अब देखिए एसिड ने जब हेल्दी टूथ के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए तो एसिड ने उस टूथ को क्या कर दिया, कैविटी दे दी। ठीक है, तो एसिड से दांत की दोस्ती नहीं हो सकती, वो उसको ख़राब कर देगा। तो ये आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं जिस तरह से समझाना चाहती हूँ। आपको सिर्फ छोटी सी बात ध्यान रखनी है, माउथ का पीएच 5.5 से कम होगा तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगी। और जो बच्चे दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते, वेरी बैड, स्टार्ट ब्रशिंग। अब आगे बढ़ते हैं, पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। अब देखिए सॉइल पे भी तो इसका फ़र्क पड़ सकता है ना, तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है सॉइल का पीएच कैसा है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव हेल्दी ग्रोथ व्हेन सॉइल हैज स्पेसिफिक पीएच रेंज। अब मैं ये नहीं कह रही कि एक ही तरह का पीएच होना चाहिए हर एक के लिए, कई प्लांट्स किसी अलग पीएच पे अच्छी सी ग्रोथ दिखाएंगे और कोई किसी अलग पे, लेकिन अगर उसको वैसी वाली पीएच रेंज नहीं मिलती तो उससे उसकी ग्रोथ के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ये भी बताया था कि जो लाइम होता है फार्मर्स उसको यूज़ करते हैं, है ना। अब देखो लाइम फार्मर यूज़ कर रहे हैं किस लिए, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, क्योंकि जो लाइम है वो क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर एक पिक्चर दिखाई है जिसमें फार्मर एक वाइट कलर का पाउडर सा उसमें स्प्रेड कर रहा है मिट्टी के ऊपर, क्योंकि जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो क्या हो चुकी है, एसिडिक नेचर की। तो इस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए या पीएच को सेट करने के लिए वो क्या डाल रहा है उस पर, लाइम। लाइम क्या है, एक बेसिक नेचर का। इसी तरह से कुछ एक फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, एनपीके, जिसके अगर पापा वगैरह कोई फार्मर हैं तो आपने देखा होगा आपके पापा घर पे एक बोरी सी गट्टा सा लाते हैं, घर उसके ऊपर एनपीके लिखा होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ये क्या होते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर्स भी क्या करते हैं, सॉइल के अंदर ग्रोथ में, प्लांट की ग्रोथ में, रूट्स के अंदर, और ये प्रॉपर जो सारी क्रॉप्स वगैरह बने उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये भी पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जैसे एसिडिटी को रिमूव करने के लिए लाइम का, ऐसे अगर बेसिक हो जाए सॉइल तो उसके लिए भी हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, तो उससे वो ठीक होनी शुरू हो जाती है।
पीएच को ध्यान रखना, पीएच को चेक करने के लिए पीएच मीटर होता है, उसको सॉइल के सैंपल को चेक किया जा सकता है उससे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसका यूज़ क्या है पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ में, हमने तो देख लिया। अब हमारे साथ साथ हमारे छोटे छोटे जो एनिमल्स हो गए और ये बी हो गए और वास्प हो गई, ये सब भी तो यूज़ करते हैं ना अपने आप को बचाने के लिए। तो जब भी ये मधुमक्खी और जो वास्प है जब हमें ये काट जाती हैं, तो ये किस लिए काटती हैं? जब उन्हें लगता है कि हम उनको कोई नुकसान पहुंचाने वाले, राइट। तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में इसका यूज़ करती है। अब सेल्फ डिफेंस में क्या है कि जो वास्प है और जो बी है, उन दोनों के जो डंक होते हैं, उन दोनों का जो स्टिंग होता है, उसमें एक केमिकल होता है। अब जो वास्प है उसके स्टिंग के अंदर एल्कलिन मीन्स वो बेसिक केमिकल प्रेजेंट है, और जो बी का स्टिंग है वो एसिडिक है, ठीक है। जो बी का स्टिंग है उसमें मीथेनोइक एसिड होती है। तो अब आपको ये चीज़ अभी तक तो पता चली गई होगी कि कोई चीज़ एसिडिक है तो उस पर बेस का यूज़ होगा उसको न्यूट्रल करने के लिए, और कोई चीज़ बेस है तो उस पर एसिड का यूज़ होगा उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो ये एक आपको जब आप 10th क्लास की बुक्स आपको मिल जाएंगी, या अगर आप कोई बच्चा पढ़ भी रहा होगा, तो इस चैप्टर के एंड में, मैं एस चांद बुक की बात कर रही हूँ, इस क्वेश्चंस के बारे में कुछ बातें की हुई हैं, जिसमें आपको उस क्वेश्चन को किस फॉर्म में दिखाया गया है कि दो फ्रेंड्स हैं या बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो ग्रुप में खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक वास्प आई और एक बच्चे को काट गई। अब वो बच्चे जो थे वो साइंस स्टूडेंट्स थे, तो वो अपने वो जो बच्चे जिसको काटा वास्प ने, तो वो उसको वहाँ ले गए, लैब में ले गए। अब लैब में जब वो गए तो वहाँ पे उनको मैम नहीं मिले, ठीक है, जो लैब अटेंडेंट है वो भी नहीं मिले। अब बच्चों ने क्या सोचा, ये चैप्टर तो हमने पढ़ा है, चलो हम ट्राई करते हैं कि इस पे क्या इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। हमें जब वास्प ने काट दिया तो कुछ बच्चे, अब उसमें उन्होंने वोट लिया, 3 बच्चे थे, ठीक है, 2 बच्चे थे, तो उन्होंने क्या बोला, एक ने बोला कि वास्प के स्टिंग के अंदर एसिड होता है, और दूसरे ने बोला नहीं वास्प के स्टिंग में बेस होता है। तो अब देखो, जिसने बोला एसिड होता है वास्प के स्टिंग में, तो सामने वाला क्या सोचेगा, अच्छा एसिड होता है तो फिर मैं इस पे बेस लगा देता हूँ। और जो कह रहा है कि वास्प के स्टिंग में बेस होता है, तो वो क्या सोचेगा, चलो मैं उस पर एसिड लगा देता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, जो मैंने वास्प की फोटो बनाई है उसके नीचे क्या लिखा है, टू न्यूट्रलाइज देम वी यूज एन एसिड सच एज विनेगर। अब अगर उसमें क्या है, वास्प के स्टिंग में बेस प्रेजेंट है, एल्कलिन नेचर का केमिकल है, तो उस पर हम विनेगर लगाएंगे। और अगर उसमें क्या है, एसिड प्रेजेंट है, तो उस पर हम बेकिंग सोडा लगाएंगे। तो अब जो 2 बच्चे हैं उनमें वो चल रही है, बहस चल रही है कि नहीं इसमें बेस होता है, दूसरा कहता है नहीं इसमें एसिड होता है। तो इतनी देर में टीचर आ जाती हैं, तो वो बच्चों की हेल्प कर देती हैं। वो क्या कहती हैं कि जो अगर इसको वास्प ने काटा है तो वो वास्प के स्टिंग में एल्कलिन केमिकल प्रेजेंट है, मींस बेस है उसके अंदर, तो आप उस पर क्या लगा सकते हैं, विनेगर। और विनेगर भी आपको लैब के अंदर मिलता है एसिटिक एसिड की फॉर्म में। जो एसिटिक एसिड होता है इट मीन्स इथेनॉइक एसिड CH3COOH। तो जो ये इथेनॉइक एसिड है वही विनेगर होता है। वो आप टीचर ने क्या किया, उस बच्चे के जिस भी एरिया पे उसने वास्प ने काटा था उस एरिया के ऊपर लगा दिया। अब वो क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, बेटर होना शुरू हो गया, और जो भी इरिटेशन होती है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, कई बार फाइट तुम्हारी भी हो सकती है क्लास में, क्योंकि स्कूल में मधुमक्खियाँ भी होती हैं जानी। तो अगर वो आपको काट जाएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस पर क्या लगाना है। तो बी स्टिंग, हनी बी के स्टिंग में क्या होता है, एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही जो वास्प की स्टिंग होती है, इसमें आपको बेस मिलता है, तो आपको इस पर विनेगर लगाना है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब आगे आपको नीचे एक और ग्रीन कलर के अंदर बहुत सारे आपको चीज़ों के नाम दिख रहे होंगे, और उसमें कौन सा एसिड है ये पता लग रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको लर्न होने चाहिए, इस पे कई बार क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। तो आप देखिए ध्यान से, विनेगर में कौन सा एसिड है, विनेगर कौन से एसिड से बनता है, एसिटिक एसिड मीन्स CH3COOH। ऐसे ही ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, खट्टा दूध या फिर आप कह सकते हैं कर्ड, दही, इसमें लैक्टिक एसिड, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड,
एंट स्टिंग, जो चींटी होती है उसके स्टिंग में भी मीथेनोइक एसिड होता है, जैसे कि बी की स्टिंग में होता है। और ऐसे ही नेटल स्टिंग, नेटल क्या होता है, एक प्लांट होता है, कांटेदार प्लांट, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, मीथेनोइक। और जो ये मीथेनोइक एसिड होती है ये थोड़ी सी पॉइजनस होती है, ये ज़्यादा हमें परेशान करती है अगर लग जाए तो बॉडी पे। तो जो हनी बी स्टिंग होता है वो पूरी बॉडी के पार्ट को सुझा देता है। आपने बहुत सारी केसेस देखे भी होंगे या आपके खुद के भी काटी होगी। तो जब भी मीथेनोइक एसिड अगर उसमें हनी बी की स्टिंग में अगर मीथेनोइक एसिड है तो आपको उस पर फटाफट क्या लगा देना चाहिए, बेकिंग सोडा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा।